यहाँ से जो आपका स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है परिवहन, संचार और व्यापार। इसमें क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ताकि आपका टीआरई में पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसमें पढ़ने को मिलता है सड़क के बारे में मिलता है, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं मैं यहाँ पे आपको बताते चलता हूँ। लगभग 33 लाख किलोमीटर जो सड़कें हैं भारत का, लगभग जब ये लेटेस्ट डेटा है दोस्तों, जो सड़कों की संख्या मतलब यहाँ पे बताया गया है कि 33 लाख किलोमीटर है, जो कि विश्व में सर्वाधिक जिस जिस देश के पास सड़क है उसमें भारत का भी स्थान आता है। तो आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। अगला आता है ग्रैंड ट्रक रोड के बारे में। यहाँ देखने को मिलता है कि जो ग्रैंड ट्रक रोड है देश का सबसे पुराना सड़क है, जिसका निर्माण जो करवाया था शेरशाह सूरी ने करवाया था। आपको ही पता है जो इसका कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो कोलकाता से लेके अमृतसर तक ये जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आजकल इसे अमृतसर से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा दिल्ली से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर ग्रैंड ट्रक रोड का नाम लेते हैं तो सम्मिलित रूप से NH1 और NH2 दोनों को यहाँ पे बोला जाएगा आपका ग्रैंड ट्रक रोड। उसी के बारे में हमें बताया गया है। साथ ही साथ अमृतसर से कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग 1A के नाम से यहाँ पे बताया गया है। तो 1A कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1A कहाँ से कहाँ तक जाता है, 2 कहाँ से कहाँ तक जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व सड़कों का विकास के लिए ना एक योजना बनाया गया था, जिसका नाम था नागपुर सड़क योजना। इसके तहत ही स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मतलब सबसे पहला यहाँ पे चीज़ें थी जिसके तहत यहाँ पे सड़क बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाता है कि जब स्वतंत्रता हमको देश स्वतंत्र हुआ था उस समय सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, याद रखिएगा। उस समय सड़कों की कुल लंबाई 2.42 लाख किलोमीटर था। यहाँ पे कच्ची सड़क था यहाँ पे, तथा जो पक्का सड़क था यहाँ पे 4.16 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें थी। आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र का यहाँ पे पहला स्थान आता है। ठीक है, इसके बाद जो उसका दूसरा स्थान जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आता है, फिर उड़ीसा, और तीसरा स्थान पर यहाँ पे आता है। आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट दिया गया है कि पक्की सड़कें की सबसे कम जो लंबाई है वो लक्षद्वीप में है, और मात्र यहाँ पे 1 किलोमीटर की पक्की सड़क दिया गया है। उसके बाद है कि सड़कों की घनत्व की दृष्टि से केरल का स्थान पहला आता है पूरा देश में, राज्य में। और केंद्र शासित में आइएगा तो सबसे सर्वाधिक घनत्व यहाँ पे चंडीगढ़ के आता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना बातें समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है कि उत्तर भारत में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे आता है, तो वो पंजाब में आता है। उत्तर भारत में टोटल में कहाँ पे सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल, उत्तर भारत में पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर आता है नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार देश में सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। जैसे कि मैंने ऊपर में बताया कि नागपुर जो सड़क योजना था सबसे पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए उसको बनाया गया था। उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि 2369 किलोमीटर लंबा है। और एक बार सवाल इससे पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो किन किन महानगरों को जोड़ता है, तो याद रखिए जैसे इसका नाम है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज मतलब चार। तो यहाँ पे 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ता है। ये 6 लेन की यहाँ पे सड़क है, तथा इसका जो लंबाई है 5846 किलोमीटर लंबी सड़क है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ जो बम्बई और पुणे राजमार्ग है दोस्तों, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग था। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ से पढ़ने को मिलता है हमारा रेल मार्ग के बारे में। सड़क मार्ग तो मैंने आपको बता दिया। देख लेते हैं रेल मार्ग में क्या कुछ दिया गया है। भारत में रेल का परिवहन आपको पता होगा 16 अप्रैल 1853 को यहाँ पर रेल परिवहन का स्टार्ट हुआ था, जो कि पहली बार 34 किलोमीटर बम्बई से थाने के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक सुविधा के अनुसार यहाँ पे भारतीय रेलवे को 19 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो सबसे बड़ा मतलब रेलवे क्षेत्र आता है वो उत्तर रेलवे आता है, और जो सबसे छोटा रेलवे आता है याद रखिए वो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे आता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी रेलवे और उसका मुख्यालय दिया गया आप लोग को याद होना चाहिए। कभी कभार डायरेक्ट इसी से सवाल पूछ देता है, तो हम लोग आपको एक नज़र में आपको बताते चलते हैं। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली है। साथ ही साथ पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। पश्चिम रेलवे है
चर्च गेट मुंबई में और दक्षिण रेलवे जो है यहाँ पे चेन्नई में। ठीक है, मध्य रेलवे अगर के जाइएगा तो सेंट्रल रेलवे मुंबई में, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव में, और दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता और उत्तर पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर में है इसका मुख्यालय, और उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में और दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का यहाँ पे बिलासपुर में यहाँ पे इसका मुख्यालय है। आपको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है कि अगर आप इसको डायरेक्शन अच्छे से लिख ले और इसको इस तरीके से डायरेक्शन करके जो जहाँ पे चीज़ें आती हैं, मध्य रेलवे जैसे यहाँ पे है मुंबई तो यहाँ पे रख लिए, वेस्टर्न रेलवे मुंबई आता है तो आप यहाँ पे लिख दिए मुंबई। इस तरीके से 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे भूलिएगा नहीं आप लोग। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, बाकी एज इट इज़ आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट दिया गया है आपके बुक्स में कि 1 अगस्त 1947 को रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत किया था। ये सवाल पूछा जा चुका है, रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1 अगस्त 1947 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। उसके बाद पूछता है कभी कभी कोंकण जो रेलवे है, कोंकण रेलवे की लंबाई कितना किलोमीटर है और किन किन राज्यों से गुजरता है। तो याद रखिएगा जो कोंकण रेलवे है मित्रों, उसको लंबाई जो है यहाँ पे 760 किलोमीटर है और वो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के मध्य में ये चीज़ चलती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, और ये वर्तमान में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग भी है, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि भारतीय रेल प्रणाली को एशिया में सबसे बड़ी और विश्व में तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। आई होप कि रेलवे से जितने भी सवाल परिवहन से आता है मैंने आपको बता दिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है वायु मार्ग। वायु मार्ग के बारे में देख लेते हैं। भारत में वायु परिवहन के सबसे पहला जो आरंभ हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से नैनी के बीच में 10 किलोमीटर दूरी को पर यहाँ पे उड़ान भरा गया था। किस कारण के लिए? डाक ले जाने के लिए यहाँ पे शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा। अगला पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आता है 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना किया गया था। ठीक है, फिर एक पूछता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता होगा भारत में जितने भी एयरपोर्ट है उसका रख रखाव, उसका जो भी नियम कानून बनाना है वो सब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1955 ईस्वी में हुआ था। और देश में अगर वर्तमान में देखिएगा तो यहाँ पर 487 हवाई अड्डे हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल, ये टोटल मिलाकर हैं जो आपका डोमेस्टिक एयरलाइंस होते हैं और इंटरनेशनल एयरलाइंस होते हैं। टोटल मिला के हवाई अड्डे एयरपोर्ट की संख्या देखिएगा तो 487 है। अगर कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखिएगा तो मात्र 34 एयरपोर्ट है। आपको याद होना चाहिए इस चीज़ों को। आई होप कि आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैंने हवाई मार्ग आपको बता दिया। अब आपका स्टार्ट होता है यहाँ से जल मार्ग। जल मार्ग 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक जल मार्ग यानी कि अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रक्रिया हो गया, और एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग हैं, यानी कि जो यहाँ पे जल मार्ग की जो लंबाई है 14,500 किलोमीटर है। भारत में अगर देखिएगा तो सबसे पहली बार जल मार्ग की शुरुआत हुआ था 1806 ईस्वी में। दक्षिण भारत के बकिंघम नहर बनाकर इसे कन्नौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया था। ठीक है, और 720 किलोमीटर लंबा जल मार्ग बनाया था। बाद में इसको 40 किलोमीटर और बढ़ाया गया था, जिसको पुलीकट से जाकर यहाँ पे जोड़ दिया गया था। तो नॉर्मली जो स्टार्ट हुआ था 720 किलोमीटर पर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, भूलिएगा नहीं। अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में देखिएगा तो 1952 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड का स्थापना किया गया था, जो कि VBI है। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। फिर आता है कि अगर भारत में 5 आंतरिक जल मार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जलमार्ग 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। जलमार्ग 2 सदरी से धुबिया तक यहाँ पर जोड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में है। जलमार्ग 3 जो है नेशनल, अगला जो है यहाँ पे जैसे कि अगर देखिएगा कि जलमार्ग जो 3 है कोल्लम से कोट्टापुरम के लिए जोड़ता है। जलमार्ग संख्या जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 जो है वो गोदावरी कृष्ण नदियों के पुडुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे जलमार्ग को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में फैला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे NH5 है वाटर का जलमार्ग उड़ीसा राज्य के ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी एवं महानदी डेल्टा पर है। तो आप लोग एक नज़र में देख लीजिएगा, इससे वैसे सवाल बनता नहीं है।
ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण यहाँ पे आपका पॉइंट है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में फरवरी 2004 में से कार्यरत है। एक फरवरी नहीं, फरवरी इसको लिख लीजिएगा, गलती से यहाँ पे हो गया। फरवरी 2004 से कार्यरत है पटना में, जो कि राष्ट्रीय महत्व रखता है देश में। उस समय पहला ये संस्थान था। आई होप कि इतना समझ गए। उसके बाद जो है करके देखिएगा कि व्यापारिक राजधानी बेड़े के दृष्टि से भारत में भारत का जो है विश्व में 20वां स्थान है। साथ ही साथ भारत में 13 यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह, मुंबई में नावा सेवा बंदरगाह मुंबई में है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह यहाँ पे पश्चिम बंगाल। चेन्नई तमिलनाडु में। तुत्तीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। कांडला बंदरगाह भी गुजरात में। कोच्चि बंदरगाह केरल में। इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। मारमगांव बंदरगाह गोवा में। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में। सबसे महत्वपूर्ण है आपको ये वाला याद रखने के लिए, नंबर एक बंदरगाह है जो कि इसको नया नाम भी न्यू मंगलोर बंदरगाह है, जो कर्नाटक में बनाया गया है। ये 13वां बंदरगाह है। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान में जो न्यू में 13वां बंदरगाह बना है वो कौन सा बना है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे संचार के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ आपका किताब में दिया गया है। सर्वप्रथम दोस्तों 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये जो डाक सेवा का प्रारंभ किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, तथा 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी यहाँ पे। तो ये चीज़ को भी आप लोग नहीं भूलिएगा। उसके बाद डाक विभाग ने अपने पत्र विवरण कार्य तेजी में सुधार लाने के लिए पूरे देश को 8 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। जैसे कि पता होगा अगर के यहाँ पे 6 अंक का आपका जो भी ये जो होता है पिन कोड जो होता है, उसमें जो पहला अंक होता है दोस्तों वो जोन दर्शाता है कि किस जोन से है। जोन अथवा अर्थात एक आपका राज्य का एरिया के पर डिपेंड करता है। उसके बाद का जो 2 अंक होता है उसको उप जोन बोलते हैं, और जो अंतिम 3 अंक है वो आपका यहाँ पे बताता है कि कौन सा लोकेशन पे आप रहते हैं, उसी को पूरी रूप से पिन कोड बोलते हैं। उसके बाद बिहार और झारखंड का जो पिन कोड स्टार्ट होता है वो 8 से स्टार्ट होता है, आपको भी पता होंगे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है डाक चैनल। डाक चैनल में देख लेते हैं क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। भारत में रेडियो का प्रसारण का जो स्टार्ट हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। 1957 में इसका दोस्तों नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया था, और वर्तमान समय में इस साधन का नाम हो गया प्रसार भारती के तहत ये कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वीवीआई, जो पॉइंट है कि टेलीविज़न भारत में इसकी सेवा, यानी कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में होता है, और 1976 ईस्वी में इसका नाम रख दिया जाता है दूरदर्शन। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और रंगीन प्रसारण की शुरुआत भारत में यहाँ पे 1982 ईस्वी में एशियाई खेलों के दौरान हुआ था। तो आई होप कि इतना बातें आपको समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से दोस्तों जो एक कांडला बंदरगाह है वो एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट MCQs दिए गए हैं, मैं आपको एक नज़र में बताते चलता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? सबको पता होगा 2.42 लाख किलोमीटर उस समय यहाँ पे लंबाई था। साथ ही साथ पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो प्रथम राज्य तो था यहाँ पे महाराष्ट्र था। उसके बाद है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इंडियन एयरलाइंस को इंडियन कब नाम दिया गया? तो 2005 में दिया गया था। और यहाँ पे भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था 1986 ईस्वी में किया गया था, आपको भूलिएगा नहीं। और जो यहाँ पे इंदौर बंदरगाह है वो तमिलनाडु में स्थित है, अब जो कि VVI होता है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये जो फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है आपका पश्चिम बंगाल में यहाँ पे स्थित है। आपसे कभी कभी SEZ का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो याद रखिएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म होता है, उसी को विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। तो फाल्टा जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है, और यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5। तो देखते चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है।
यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन। यानी कि ये समझिए कि बिहार स्पेशल है चैप्टर नंबर 5। इसमें बिहार के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले जो बिहार का कृषि एवं वन संसाधन के बारे में इसमें पढ़ते हैं। आपको पता होगा बिहार में मुख्यतः 4 फसलें उगाई जाती है: भदई, अगहनी, रबी और गर्मा फसल। जो भदई की फसल होती है दोस्तों, इसकी शुरुआत मई जून में होता है। इसमें भदई, धान, ज्वार, बाजरा, मकई के अतिरिक्त जूट और सब्जी की खेती यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पे अगहनी फसल, इसमें यह फसल जो है मध्य जून से अगस्त तक में लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है, जिसमें भी धान होता है, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना इत्यादि फसलें होती है। ठीक है। फिर आता है यहाँ पे रबी फसल। रबी फसल जैसे कि आपको पता होगा ये अक्टूबर नवंबर के बीच में लगाया जाता है और यहाँ पे अप्रैल में काट लिया जाता है। जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया इत्यादि की जो फसलें होती है। और फिर आता है यहाँ पे गर्मा फसल, या गर्मी के दिनों में लगाया जाता है, जैसे कि सब्जी वगैरह हो गया, धान की खेती भी यहाँ पे होता है। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसके बाद बिहार के खाद्यान्न फसलें के रूप में हम देख लेते हैं कि धान का जो सबसे अधिक उत्पादन जो होता है पश्चिमी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद में होता है। लेकिन अगर के एरिया वाइज में हम लोग देखते हैं कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार धान का उपयोग होता है, तो आप लोग याद रखिएगा रोहतास है। रोहतास को यहाँ पे चावल का कटोरा भी कहा जाता है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। चावल का कटोरा कहाँ पे किसको बोलते हैं? वो सोन नदी के किनारे स्थित रोहतास जिला को बोला जाता है चावल का कटोरा। तो आप लोग इसको भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला पॉइंट आता है मोटे अनाज। जो मोटे अनाज में सबसे पहला स्थान रखता है वो मधुबनी जिला रखता है। ठीक है। मोटे अनाज में आपको पता होगा महुआ आता है, मिलेट, ज्वार, बाजरा वगैरह, यानी कि मोटा अनाज जिसको आता है वो है मोटे अनाज में। और दूसरा स्थान मोटे अनाज में बिहार का किस जिला पे आता है? वो है किशनगंज। तेलहन के दृष्टि में देखिएगा तो तिलहन उत्पादन में बिहार का पश्चिमी चंपारण यहाँ पे सबसे आगे है। ठीक है। उसके बाद आता है दलहन। दलहन का अगर के देखिएगा तो पटना जिला का स्थान पहला स्थान यहाँ पे आता है। फिर आता है गन्ना उत्पादन। गन्ना उत्पादन में भी पश्चिमी चंपारण यहाँ पे पहला स्थान आपका आता है। उसके बाद यहाँ पे तंबाकू का क्षेत्र आता है। तंबाकू का आपको पता होगा दियारा क्षेत्र जो होता है, दियारा क्षेत्र जो है सबसे पहला स्थान आता है। गंगा का दियारा क्षेत्र, दियारा क्षेत्र में लगभग ये समस्तीपुर और वैशाली के लिए यहाँ पे जो भी क्षेत्र आते हैं गंगा नदी के सटे हुए जो क्षेत्र हैं उसमें को दियारा क्षेत्र बोलते हैं। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से चलते हैं सब्जियाँ, फल और मसाले के बिहार के बारे में देखते चलते हैं क्या कुछ आपके किताब में दिए गए हैं। जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि प्याज की खेती भी मुख्य रूप से पटना और नालंदा जिले में किया जाता है, प्याज की खेती। ठीक है। और मखाने के लिए मधुबनी, दरभंगा जिला प्रसिद्ध है। आपको पता होगा भारत का जितना भी मखाना पैदा होता है 90% मखाना जो है यहाँ पे बिहार में पैदा होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि लीची जो होता है मुजफ्फरपुर में होता है और वैशाली में होता है, ये सब मैंने पहले भी बता चुके हैं इस वीडियो में। अगला आता है यहाँ पे नहर। नहर के बारे में, बिहार के नहर के बारे में पढ़ने को मिलता है। बिहार का कई कोई पूछा जाता है कि सिंचाई का मेन साधन कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा नहर जो है बिहार में सिंचाई का मेन साधन है। उसके बाद आता है त्रिवेणी नहर के बारे में। इसका निर्माण 1903 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण में भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के त्रिवेणी नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसको त्रिवेणी नहर भी बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 1.094 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक। फिर आता है सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रथम और सबसे पुरानी परियोजना नदी है। इसको 1874 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो गंडक नदी परियोजना है इसको भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास में स्थापित किया गया था। इससे एक तिरहुत नदी भी निकलती है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना का मतलब बनाने का कल्पना तो लोग 1896 में ही किया था, लेकिन इसको जो काम स्टार्ट हुआ था 1955 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो कोसी बैराज है, यही मतलब कोसी बांध है, जो 1963 ईस्वी में बन के यहाँ पे तैयार हुआ था। 1955 में स्टार्ट हुआ, 1963 में बन के तैयार हो गया। आई होप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद आता है दुर्गावती जलाशय परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है कैमूर एवं रोहतास जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र को सिंचित करना एवं बाढ़ नियंत्रित करना। यानी कि दुर्गावती जलाशय जाइएगा तो रोहतास और कैमूर में ये पड़ता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था, उसी को बचाव के लिए ये जलाशय बनाया गया था। फिर आता है किऊल जलाशय परियोजना, जो कि किऊल नदी पर बनाया गया है। बस यही काफ़ी है इसके लिए। फिर आता है आपका बागमती परियोजना। इसमें आता है बागमती परियोजना यहाँ पे बरनार
नदी पर ये बनाया गया है। फिर आता है आपका वन संसाधन बिहार का। बिहार में जो यहाँ पे आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़ वन जो होता है 125 सेंटीमीटर का एक लाइन होता है, अगर उससे कम होता है और ज़्यादा होता है तो यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, सबको पता होंगे। उसके बाद आता है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.87% में ही वन है, लेकिन आपको पता होगा एक आदर्श क्षेत्र के लिए जो बल्क वन का प्रतिशत होता है वो 33% होता है। किसी भी एरिया का 33% में यहाँ पे वन होना आवश्यक है। कांवर झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। जो कांवर झील प्रवासी पक्षी उद्यान है आपका यहाँ पे बेगूसराय में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और प्रसिद्ध पक्षी जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली, इसे पक्षियों का इन्हें स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से आपका इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज आपके किताब में दिए गए मैं आपको बताते चलूँगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती किया जाता है, तो 80% में किया जाता है। और बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो 75% के यहाँ पे जो जनसंख्या है वो खेती करता है। और तंबाकू के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र यहाँ पे सबसे आदर्श क्षेत्र है, तो बिहार में गंगा का दियारा क्षेत्र। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में आरंभ हुआ था। और गंडक परियोजना का निर्माण जैसे मैंने बताया वाल्मीकि नगर में हुआ है। अगला आता है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो वो दरभंगा में स्थित है। और कांवर झील कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे बेगूसराय में ये स्थित है। आपको पता होगा पटना का गांधी जैविक उद्यान के बारे में, तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो वो पटना में स्थित है। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे बिहार में खनिज और ऊर्जा का स्रोत के बारे में देखते चलते हैं। मॉस्को वाइट जो है एक बहुत ही उच्च कोटि का दोस्तों अवरक है। इसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है अवरक को। अवरक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, सबको पता होगा, मॉस्को वाइट, फल्गोफाइट और बायोटाइट होता है। ये 3 प्रकार के अवरक के प्रकार है, और जो बिहार में पाया जाता है मॉस्को वाइट अवरक पाया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट जिसे हम ब्लैक लीड या प्लम्बगो भी कहा जाता है, यह मुख्य रूप से रिफैक्ट्री उद्योग में किया जाता है, जो कि मुंगेर और रोहतास जिले से प्राप्त होता है। ठीक है, कहलगांव सुपर थर्मल पावर जो बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है, इसकी स्थापना जो हुआ था 1979 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना जो हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। और 1982 ईस्वी में दोस्तों बिहार राज्य जल विद्युत निगम बोर्ड का यहाँ पे गठन हुआ था। इसका भी फॉर्म भी आया हुआ है बीपीसीएल का, तो जाके भर दीजिएगा फॉर्म जिसके पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए होंगे। अगला आता है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, तो ये सीमेंट उद्योग में होता है। पाइराइट खनिज क्या है, यह एक अधात्विक खनिज है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो बिहार के ये भागलपुर में स्थित है। साथ ही साथ कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, ये मुजफ्फरपुर में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है यहाँ पे कि बिहार में उद्योग और परिवहन के बारे में। भारत में दोस्तों पहली जो चीनी मिल बना था वो डच कंपनी के द्वारा 1840 ईस्वी में मोवितिया नामक स्थान पर यहाँ पे बना ये किया गया था। ठीक है, मढ़ौरा का इस समय के नज़दीक का ये कोई जगह है मोवितिया। उसके बाद आता है कि बिहार में 10 टन गन्ना में अगर के 10 टन आप गन्ना ले जाते हैं तो उससे 1 टन यहाँ पे चीनी प्राप्त होता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग के लिए जो आपको पता होगा जो सबसे कच्चा माल होता है वो कौन सा माल होता है, यहाँ पे चूना पत्थर होता है। और बिहार में संपूर्ण देश का 5% जो चूना पत्थर है, 5% जो चूना पत्थर है वो बिहार से प्राप्त होता है। ठीक है, बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थापित है, जो कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो देख सकते हैं अगर कि आप एनसीईआरटी केवल पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, इसलिए बोलते हैं एससीईआरटी पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, उसमें बिहार के भारत के सारा चीज़ आपको मिलेगा देखने को। फिर आता है अगला पॉइंट कि हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री, राजगीर में आयुध कारखाना और चंडी में जैविक खाद्य कारखाना और दियापुर छपरा में रेलवे चक्का फैक्ट्री है, दरियापुर में। ठीक है, आपको याद रखिएगा छपरा में व्हील का रेलवे व्हील का फैक्ट्री है। उसके बाद जो जमालपुर रेलवे फैक्ट्री है दोस्तों, वर्कशॉप है रेलवे का, जो कि बिहार में बहुत पहले यानी कि 1875 ईस्वी में उसका स्थापना हुआ था, जो कि यह एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था, जमालपुर वर्कशॉप। उसके बाद आता है कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग जो संख्या 2 है, यह ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जो प्रसिद्ध है। मैंने बताया 1 और 2 को मतलब
सम्मिलित रूप से बोलते हैं। इसका जो निर्माण कराया था शेरशाह के द्वारा कराया था, जैसे कि मैंने बताया। फिर बिहार राष्ट्रीय उच्च मार्गों की कुल संख्या यहाँ पे 3,734 किलोमीटर है, यानी कि नेशनल हाईवे बिहार से इतना किलोमीटर गुजरता है। उसके बाद ग्रांड ट्रक रोड को बिहार में कुल लंबाई कितना है, तो ग्रांड ट्रक के केवल देखिएगा तो 204 किलोमीटर है। आई होप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में 1860 में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक अपनी पहली लाइन बिछाई थी। ठीक है। अब यह रेल मार्ग मुख्यतः सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया था, खुद के लिए यूज के लिए बनाया था। उसके बाद आता है कि अगर कि बिहार में राजगीर में एक गृद्धकूट पर्वत पर बौद्ध स्तूप पर जाने के लिए रज्जू मार्ग का विकास किया गया था 1972 ईस्वी में, जिसका निर्माण जो कराया था जापान गवर्नमेंट कराया था, क्योंकि बौद्ध का वो एक पवित्र स्थल था और वहाँ का जो जापान के लोग हैं सब बौद्धिस्ट हैं, इसीलिए यहाँ पर देखते हुए वो चीज़ बनाया गया था। ठीक है। अब इस टॉपिक से रिगार्डिंग देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, तो पटना में स्थित है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो मुंगेर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ है, जमालपुर में है। 1875 ईस्वी मैंने बताया कि इसका स्थापना हुआ था, एशिया का पहला कारखाना रेलवे का था। खाद कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये बरौनी में स्थित है। और पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। और बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था, तो 1860 ईस्वी में हुआ था, गंगा किनारे से लेकर कहाँ तक, कोलकाता तक। उसके बाद पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, तो हाजीपुर में। और बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे, राजगीर में है। इस रज्जू मार्ग को किसने बनवाया था, तो जापान ने बनवाया था। ये भी याद रखिएगा कब, जैसे कि मैंने बताया ऊपर में। ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ से देखने को मिलता है आपका बिहार और जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में। ये जो डेटा है जनगणना, भारत की जनगणना 2011 से लिया गया है। और भारत में जो 2011 जनगणना था वो 15वीं जनगणना था। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यानी कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि सवाल पूछा जाता है, तो आपको बस वही चीज़ें मैंने लिखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य तो वो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जहाँ पे है वो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, वो है आपका हरियाणा है। और सर्वाधिक साक्षर राज्य आपका केरल है। और सबसे कम साक्षर राज्य जो कि हमारा दुर्भाग्य है, बिहार है। ठीक है। अगला आता है यहाँ पे साक्षरता दर के बारे में, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल में साक्षरता दर से ही पूछा जाता है। ओवरऑल जो भारत का साक्षरता दर है दोस्तों वो 74% है, जिसमें महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 65% है। और पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो 82.1214% है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, यहाँ पे 4106, यहाँ पे ये बिहार के बारे में यहाँ पे स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। बिहार राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो शिवहर है, याद रखिएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार का कैमूर जिला। जनसंख्या क्रम में भारत के स्थान पर यह तीसरा आता है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना जिला, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा जिला। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे देख सकते हैं 7,43,16,709 यहाँ पे ग्रामीण है। उसके बाद शहरी जनसंख्या देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आता है कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे 88% लोग जो हैं गांव में भारत के बिहार के गांवों में रहते हैं 88%। बाकी लगभग 11.29% देखिएगा तो ये शहरों में निवास करते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा आप 88% में है कि 11% में है। ठीक है, ठीक है बाबू। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मैंने ये बता दिया। उसके बाद आता है राज्य का कुल लिंगानुपात कितना है, 918 यहाँ पे लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो मुंगेर जिला है। फिर आता है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास जिला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया जिला।
ठीक है। और कुल महिला साक्षरता कितना है? 51.50। यही सवाल आपका बीपीएससी में पूछा गया था, देख लीजिएगा पलट कर। और कुल पुरुष साक्षरता कितना है? तो 71.20% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास जिला है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला वो सहरसा जिला है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास जिला है। यानी कि देखिए, साक्षरता मतलब रोहतास, आप लोग याद रखिएगा। कितने लोग रोहतास से मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर बताइएगा। अगला आता है कि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो वो पूर्णिया जिला है। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 6। लेकिन अब 6 से लेकर 11 तक बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है। 10-15 मिनट में ये खत्म हो जाएंगे। मानचित्र का अध्ययन। मानचित्र में यहाँ पे एक हैसियो विधि होता है जिसका विकास ऑस्ट्रिया के एक सैन्य अधिकारी था, वो लेहमान ने किया था। ठीक है, उसके बाद पर्वतीय छायाकरण होता है, तलचिन्ह होता है, अस्तर रंजन होता है, समोच्च रेखाएं होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे समोच्च रेखाएं हैं। समोच्च रेखाएं उस वैसे रेखाओं को बोलते हैं जो भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदु या स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली ये काल्पनिक रेखाएं जो होती है समोच्च रेखाएं होती हैं। तथा अगला जो पॉइंट दिया गया है, खाड़ी भी आकार की घाटी का निर्माण आपको पता होगा नदी के युवावस्था में किया जाता है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। बाकी वीडियो को पॉज करके ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं एक बार ओवल और पढ़ लीजिए ताकि आपके दिमाग में यहाँ पे आ जाए। अगला आता है यहाँ पे कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसियो विधि का विकास किसने किया था? मैंने बताया ऑस्ट्रिया का जो सैन्य अधिकारी थे लेहमान ने किया था। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए उत्तर पश्चिम, तो वो पर्वतीय छायाकरण में होता है। अगला आता है कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान के विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? उसको स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। तथा अस्तर रंजन विधि में के अंतर्गत मानचित्र में नीला रंग किसको? तो जल के लिए दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि इतना समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 नाम है, उसका है नाम प्राकृतिक आपदा एक परिचय। आपको पता होगा सुनामी किसको कहते हैं? पता है? पता है तो इसको अच्छे से उदाहरण के साथ में यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका डेफिनीशन लिखें। सुनामी अगर एक भाषा में देखिएगा कि अगर समुद्र में जो भूकंप जो आता है उसको सुनामी बोलते हैं। बाकी यहाँ पे देखिएगा अच्छे से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण लहरदार होकर तट से टकराता है तो तट की ओर जल कई मीटर ऊंचे तक उछाल लेकर तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाते हैं, इसे सुनामी बोलते हैं। इसको शॉर्ट भाषा में क्या बोलते हैं? समुद्र में भूकंप आना है। उसके बाद आता है कि बिहार में बहुत बार सुखाड़ की स्थिति आता है। आखिर सुखाड़ की स्थिति कहेंगे किसको? जब वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसको सुखाड़ की स्थिति यानी कि सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। आपको पता होगा जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक बोला जाता है। और भारत में विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में एक बार, और भूकंप आया था शायद 2014 में, 2015 में कुछ भूकंप आया था। आप तो जरूर बताइएगा, जिसमें पूरा सब कुछ हिलने लगा था, बिल्डिंग वगैरह। अगला है यहाँ पे कि भारत के प्रमुख सुखाड़ वर्ष कब? 1966 में। और प्रमुख जो सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 में भारत में आया था। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। और चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे स्टार्ट होता है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र। बहुत सारे राज्यों में राज्यों का शोक बहुत सारी नदियों को बोलते हैं, क्योंकि वो जो नदी होती है उस राज्य को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे क्षति पहुँचाती है। जैसे बिहार में कोसी नदी, पश्चिम बंगाल में दामोदर और तीस्ता नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और गुजरात में नर्मदा नदी यहाँ पे हैं। उसके बाद इन सारा नदियों को जो भी मतलब बाढ़ आते हैं उससे बचने के लिए कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं जिससे कि बाढ़ से बचा जा सके। जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे, नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पे, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, कावेरी परियोजना कावेरी नदी पे, और जो रिहंद बांध है वो रिहंद नदी पर बनाया गया है। और कौन सा जलाशय है? तो देखिएगा भाखड़ा नांगल पर गोविंद सागर, नर्मदा परियोजना पर सरदार सरोवर जलाशय, और नागार्जुन सागर परियोजना पर नागार्जुन सागर, और कावेरी परियोजना कृष्णा सागर बनाया गया है जलाशय, कृत्रिम जलाशय ये सब है। और रिहंद बांध पे वहाँ पे पंत सागर जलाशय बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये सब
स्टैटिक है, सवाल पूछा जाता है तो आप लोग को याद होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जो है नील नदी पर आस्वान नामक जगह पर बनाया गया है। उसके बाद सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक देश में लगभग 16% भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति होती है। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 16% भाग ऐसे हैं जहां पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे अंतिम क्षेत्र की ओर बढ़ने वाले हैं। टोटल मैंने बताया 11 चैप्टर है, तो इसमें हम लोग इसके लेकर 9 पढ़ लेंगे, बाकी 2 चैप्टर छोटा छोटा चैप्टर, 10 में तो कुछ है ही नहीं। 9 चैप्टर में देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। आपको पता होगा भारत में 5 भूकंपीय पेटी में मतलब बता गया है भूकंपीय जोन में, जोन 1, 2, 3, 4, 5 में करके। जो जोन 5 है ना बबुआ, ये आ जाएगा तो सबको हिला कर रख देगा, सब घर वगैरह उलट देगा। ये सबसे सर्वाधिक खतरा वाला है। इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ आता है? गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊँ जो क्षेत्र है, और सिक्किम दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र जो आता है, ये जोन 5 में आता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा जोन 2 में इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत जो आता है, और यहाँ पे जोन 1 में आता है जो दक्षिणी पठारीय क्षेत्र है, जहाँ पे ना के बराबर भूकंप आते हैं। बाकी आप देख लीजिए बबुआ कौन सा जोन में पड़ते हैं, कहीं आ गया ना तो लेना का देना पड़ जाएगा, इसीलिए वीडियो के थोड़ा सा बढ़िया से देख लेना। अगला आता है भूकंपीय क्षेत्र, भूकंपीय तरंग बल की। आपको पता होगा कंपन की जो भूकंपीय तरंगे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी जो पी तरंगे होते हैं, एस तरंग होते हैं, और एल तरंग होते हैं। जो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है उसको पी तरंग बोलते हैं, प्राइमरी तरंग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जिसका गति प्राथमिक तरंगे से कम होती है उसको एस तरंगे बोलते हैं। यह एक अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, याद रखिएगा। अधिकेंद्र और भूकंप केंद्र, ये दोनों में लोग बहुत भर के कन्फ्यूजन होते हैं, तो याद रखिएगा भूकंप केंद्र जो होता है वो पृथ्वी के सतह पर नहीं होता है, पृथ्वी के नीचे होता है। और अधिकेंद्र जो होता है जस्ट इसके ऊपर पृथ्वी के सतह पर होता है। यानी कि भूकंप जहाँ से उत्पन्न हुआ उसका सतह वाला क्षेत्र अधिकेंद्र, और उसके पृथ्वी के नीचे वाला क्षेत्र उसको भूकंप केंद्र बोलते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, भूपटल के ऊपर अधिकेंद्र, भूपटल के नीचे भूकंप केंद्र। ये सवाल पूछा जाता है, ऑप्शनों में देता है, इसलिए सीरियस होकर देखिएगा ये सब चीज़। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तब बंगाल की खाड़ी में ये आया था। और देखिए यहाँ पे पूछ दिया सवाल, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र, यानी कि पृथ्वी पर तो अधिकेंद्र आता है। फिर आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जीवन रक्षक एवं आकस्मिक प्रबंधन, जिसमें नो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें यानी कि यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है। उसके बाद आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र पूर्वी तटीय भाग, गुजरात का तटीय क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चक्रवात से प्रभावित वाला क्षेत्र आप लोग देख लिए। और यहाँ पे बस इसी से रिगार्डिंग यहाँ पे 2 सवाल आपको बताते हैं कि प्राकृतिक आपदा कौन सा है? भूकंप है। और भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए। तो घर बनाने से पहले अगर के जोन 5 में है आप, तो यहाँ पे इस तरीके का घर बनाइएगा। बबुआ यहाँ पे आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक टोटल का टोटल ज्योग्राफी ख़त्म होता है। सैल्यूट है जो लोगों ने अंतिम तक वीडियो देखा है, आप बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं। क्योंकि देखिए ये जो सीरीज़ है ना बहुत टफ सीरीज़ है, ये सब कोई देखना पसंद नहीं करता है। सबको क्या चाहिए कि बबुआ के बस 4 गो हम यहाँ पे ABCD ऑप्शन दे दें और यूट्यूब पर आन के एक हम आंसर मरवाते चलें, बहुत लोग एकदम हाँ हाँ करके देखते चले जाए। लेकिन इस तरीके का वीडियो देखना जो कि एक एक चीज़ को बुक्स में जो भी मैंने बढ़ाया उसको एक बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना सबकी बस के बात नहीं है। अगर कि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप बहुत ही मतलब अच्छे तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। आई होप कि आप बेस्ट ऑफ लक। आपका जो भी तैयारी में प्रश्न है इससे सवाल फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा इसमें से सवाल पूछा जा चुका है। तो बस यही मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि जो हमने मेहनत किया और जो आपने मेहनत किया ये दोनों साकार हो और आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। बाकी अपने पढ़ाई को एक नए लेवल तक लेकर जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। बाय बाय।